समझते हैं कि पाई बॉन्ड एक अननेसेसरी बॉन्ड है और एल्कीन्स की कोशिश ये है कि वो इस पाई बॉन्ड को खत्म करके इसको भी सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें। सिग्मा बॉन्ड कौन से होते हैं? सिंगल बॉन्ड इज द सिग्मा बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा। तो आपको जहां पर भी अल्कीन नजर आएगा ना, तो अल्कीन की कोशिश यही होगी हमेशा कि मैं इस अननेसेसरी बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इसको सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट कर दूं। तो बड़ा अल्कीन्स इसलिए एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कीन्स गिव एडिशन रिएक्शन। कैसे देते हैं बेटा, उसके लिए मैं भी आपको बेसिक टर्म्स पहले बताऊंगा। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये सब चीजें आपको बतानी है। तो एक लाइन पहले याद कर लें, अल्कीन्स गिव एडिशन रिएक्शन। मतलब जब भी आप एल्कीन का रिएक्शन करवाएंगे बेटा, तो रिएक्शन कहां पर होगा? जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उस जगह पर जाकर रिएक्शन होगा और पाई बॉन्ड टूट जाएगा। अब एल्कीन्स के रिएक्शन को समझने के लिए आपको दो तीन टर्म्स, बेटा ये अब्दुल राफे कौन है? अब्दुल राफे बेटा आप कौन से सेक्शन से हैं? अब्दुल राफे जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है अब्दुल राफे? सर अस्सलाम वालेकुम सर। यस सर। जी बेटा। यस सर, आवाज आ रही है सर। बेटा आप कौन से सेक्शन से हैं? सर मैं M2 से ही हूँ। ठीक है बेटा, ठीक। अच्छा बेटा, अल्कीन्स के रिएक्शन को समझने के लिए आपको इन दो टर्म्स को समझना है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ये दो टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है जी आपके लिए। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इसको जरा देखें। इलेक्ट्रोफाइल बेटा कहते हैं इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशी, ऐसी स्पीशी जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो, ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा आइन जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। और न्यूक्लियोफाइल बेटा कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, ऐसी स्पीशी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब इसको बेटा आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? किसी भी मॉलिक्यूल को देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज द न्यूक्लियोफाइल? बेटा इसकी सिंपल सी निशानी ये है, पहले न्यूक्लियोफाइल सुन लें। न्यूक्लियोफाइल की पहली सिंपल सी निशानी ये है कि उसके ऊपर हैविंग नेगेटिव चार्ज, आपको नेगेटिव चार्ज दिखेगा। अगर किसी मॉलिक्यूल, किसी आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ना, जैसे Cl डॉट OH माइनस, तो आप समझ जाएं कि ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन सिर्फ एक निशानी नहीं है, ये नहीं है कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा वो न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, नहीं। दूसरी क्या निशानी है जी न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करने की? कि जो बेटा आपका मॉलिक्यूल होगा ना, उसके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर लाजमी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल NH3, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो इसलिए इस NH3 को आप न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो या तो नेगेटिव चार्ज हो, अच्छा ये भी याद रखें कि जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा ना उसके पास लोन पेयर होना मस्ट है, ठीक है। तो पहली निशानी आपको मैंने बताई कि अगर किसी आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। दूसरी निशानी बेटा आपको मैं ये बता रहा हूं कि जो आपका मॉलिक्यूल होगा उसके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होंगे, जिस तरह के NH3, जिस तरह के वाटर। ये देखें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर आ रहे हैं, चाहे नेगेटिव चार्ज ना हो, अगर लोन पेयर आपको दिख रहा है तो दैट इज द न्यूक्लियोफाइल, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। उसको आप इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी बेटा बोलेंगे। और तीसरी निशानी बेटा याद रखें, मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन द सेम एटम्स। मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन सेम एटम्स मतलब अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो ये आपके एज ए न्यूक्लियोफाइल बेटा काम करते हैं। तो आपने ये तीनों याद रखनी है बेटा निशानी। कोई एक निशानी भी अगर आ रही है उसमें तो वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है, या बेटा अगर लोन पेयर आपको शो हो रहा है, या अगर सेम एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो उस मॉलिक्यूल को आपने क्या कहना है, उस स्पीशी को आपने क्या कहना है? न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन रिच है। इसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन पुअर कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन पुअर बेटा बड़ा सिंपल है। देखिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो जाहिर बात है उस पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा बेटा, या तो चाहे तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो या स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो,
दोनों केस में वो इलेक्ट्रोफाइल है। फॉर एग्जाम्पल आप इस H+ को क्या बोलेंगे, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, इसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। अगर कंप्लीट ना भी हो बेटा, अगर स्लाइटली पॉजिटिव होगा ना, तो इसको भी आप इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए बस एक निशानी आपके सिलेबस के लिए काफी है, वो क्या, कि हैविंग पॉजिटिव चार्ज, चाहे कंप्लीट पॉजिटिव या स्लाइटली पॉजिटिव। अब बेटा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस है वो ये है कि देखिए अल्केन्स के रिएक्शन में ना कोई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं था। कल जो हमने किया है आपने देखा है ना, उसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं था बेटा, उसमें फ्री रेडिकल इन्वॉल्व थे। लेकिन अल्केन्स के रिएक्शन के अलावा तकरीबन आप कह सकते हैं तकरीबन सारे ही ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो अब बेटा आपको ये समझना है कि ये जो हम रिएक्शन लिखते हैं ना, ये सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। और केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। दो टाइप्स के बेटा रिएक्शन होते हैं, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है पता है आपको, न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन जो केमिकल रिएक्शन है ना जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अब मुझे आप जरा सोच के बताएं, कोई बच्चा मुझे इसका आंसर देगा कि जब भी एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन आप करवाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन, तो बताएं अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है, कौन अटैक करेगा किस पर? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सर। जी बेटा, क्योंकि देखें मैंने आपको कहा कि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की अगर इन्वॉल्वमेंट है केमिकल रिएक्शन में, तो न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन है ना ज्यादा, इलेक्ट्रोफाइल के पास तो नहीं है। तो इसलिए ये एरो याद रखिएगा, हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। ये बेटा बेसिक चीज है जो आपने समझनी है कि हमेशा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। और तीसरी चीज बेटा जो आज आपने समझनी है, कल हमने पढ़ा था होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन बेटा ये कि होमोलिटिक फिशन आपको मैंने लिखवा भी दिया था इसका, कि बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हर इलेक्ट्रॉन अपने एटम के पास दोबारा वापस चला जाए। ठीक है जी, ऐसे एक होती है हेट्रोलिटिक फिशन। अच्छा देखें, जो कल हमने अल्केन्स के रिएक्शन पढ़े थे ना, उसमें सिर्फ होमोलिटिक फिशन होगी। आगे आप जितने पढ़ेंगे ना रिएक्शन, उन सब में हेट्रोलिटिक होगी। हेट्रोलिटिक क्या होती है कि जब दो डिफरेंट एटम्स जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, उनके अंदर जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इस तरीके से देखें, तो अब आप देख सकते हैं कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने अपनी तरफ खींचे हुए क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बेटा जब बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेकर चला जाएगा, क्लोरीन। बेटा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि होमोलिटिक फिशन के रिजल्ट में फ्री रेडिकल्स बन रहे थे, जबकि जब हेट्रोलिटिक फिशन होगी तो आपके पास आइंस बनेंगे। आइंस देखें, आइंस क्यों बने, क्योंकि जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ले गया। और आपने एक चीज नोट की है, ऊपर तो मैंने हाफ एरो शो किया था और आपको कल बताया था कि हाफ एरो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन नीचे में कंप्लीट एरो शो कर रहा हूं। ये कंप्लीट एरो शो करने का क्या मतलब है कि मूवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को आप कंप्लीट एरो से शो करते हैं। बट हेट्रोलिटिक फिशन कब होगी, हेट्रोलिटिक फिशन उस वक्त होगी कि जब आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, और जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं उसके पास चले जाएंगे। बेटा ये क्लियर है होमोलिटिक फिशन और हेट्रोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन के बारे में याद रखें, ये सिर्फ आपको मिलेगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब अल्केन्स के अंदर, बस ये सिर्फ अल्केन्स में आपको मिलेगी। जबकि जो होमोलिटिक फिशन है ये आपको अल्कीन्स में मिलेगी, ये आपको हेलोजेनो एल्केन में मिलेगी, ये आपको बेटा इसी तरह अल्कोहल में मिलेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एस्टर में। आगे जितने भी रिएक्शंस होंगे उसमें आपको हेट्रोलिटिक फिशन ही मिलेगी। सर तो अब बेटा हम जी बेटा थोड़ा सा ऊपर कर दें। अच्छा वेट, ये बेटा क्या कह रही है,
जी सर, थैंक यू सर। हो गया बेटा? यस सर। अच्छा बेटा, अब हम आते हैं रिएक्शंस की तरफ कि रिएक्शन होगा कैसे। ये थोड़ा सा मैं यहां पर आपको समझाता हूं। ये आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली इथीन का स्ट्रक्चर है बेटा। इथीन देखें, इसके अंदर जो सिंगल बॉन्ड है वो तो सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड इज द सिग्मा बॉन्ड। और जो बेटा पाई बॉन्ड है ना, वो रेड कलर के जो शेडेड एरिया है, ये पाई बॉन्ड है। ये बेटा ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये 2 दफा शो किया गया है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेन के अबव भी हो सकते हैं, इस प्लेन के नीचे भी, कहीं पर भी हो सकते हैं। ठीक है जी। अब जरा यहां पर आप देखें, वो कह रहा है कि इन दिस डायग्राम द लाइन बिटवीन द 2 कार्बन एटम, इस लाइन की बात हो रही है भाई, represents a normal bond. The pair of shared electron lies in a molecule orbital on the line between the 2 nuclei where you, अच्छा, this type of bond is the sigma bond. इस बेटा बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड है ना बेटा, ये वाला, इस बॉन्ड को वो सिग्मा बॉन्ड कह रहे हैं, जो कि सिंगल बॉन्ड है। लेकिन द अदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा इसकी बात कर रहे हैं यहां पर ना, असल में ये दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको आप इस तरह बनाते हैं। तो ये ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे भी, मर्जी है। तो अदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फाउंड समवेयर इन द शेडेड पार्ट अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। ये बेटा ये जो रेड शेडेड एरिया, दिस इज द पाई बॉन्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये जरा गौर से सुनिएगा। द इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई चीज आपके याद करने के लिए नहीं है भाई, ये सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि पाई बॉन्ड क्यों टूटता है। द इलेक्ट्रॉन्स इन द पाई बॉन्ड आर फ्री टू मूव around anywhere in this shaded region and can move freely from one half to the other. बेटा असल में है ये बात कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को तो स्ट्रांगली खींच रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर सकते हैं। तो ये आप यहां पर देख लें, यहां पर फिर बता रहा है, द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट as fully under the control of carbon nuclei as the electron in the sigma bond. कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को तो कार्बन ने बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर सकता। यही रीजन है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या पाई बॉन्ड जो है ये एक्सपोज होता है। तो बेटा मुझे ये बताएं, तो ये पाई बॉन्ड जब एक्सपोज हो गया है तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इस तक अप्रोच कर सकता है या नहीं कर सकता? इलेक्ट्रोफाइल मीन पॉजिटिव चार्ज की अप्रोच यहां पर पॉसिबल है, क्योंकि ये बड़ा एक्सपोज हुआ है। तो नीचे उसने यही लिखा है यहां पर, एन इलेक्ट्रोफाइल इज समथिंग व्हिच इज अट्रैक्टेड टू द इलेक्ट्रॉन रिच रीजन इन अदर मॉलिक्यूल और आयन बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड टू अ नेगेटिव रीजन। अब बेटा मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूं कि असल में रिएक्शन होगा कैसे। हम एक पहले डायग्राम से हेल्प लेते हैं और फिर मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा, लेकिन पहले इस डायग्राम को बेटा समझें। ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूं, इस डायग्राम को, इस डायग्राम को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये देखिए, ये डायग्राम सबको नजर आ रही है जी। इस डायग्राम में बेटा ये आपके पास है इथीन मॉलिक्यूल। ये क्या है जी? इथीन। ये जो शेडेड एरिया ना, ये बेसिकली पाई बॉन्ड है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा बेटा। ये सिर्फ पाई बॉन्ड को वो शेडेड एरिया से शो कर रहा है, और वो इसलिए इसको शेड कर रहा है कि आप ये देखें कितना एक्सपोज हुआ है। क्या ये बाहर की तरफ निकला हुआ है या नहीं निकला हुआ पाई बॉन्ड? इलेक्ट्रॉन्स में बेसिकली वो शो करना चाह रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी एक्सपोज हुए में बाहर की तरफ है, इसलिए इस पर अटैक आसानी से हो जाता है। अच्छा बेटा, दूसरी तरफ ये देखें, ये एक मॉलिक्यूल है आपके पास, एक्स और वाई के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड था। अब देखिए कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स वाई है, इट मींस कि वाई इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना? वाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वाई की तरफ आ गई। इसलिए वाई के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, एक्स पर स्लाइटली पॉजिटिव। और एक और रीजन भी बेटा वो ये बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाई की तरफ क्यों आ गए हैं? क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल भी कर रहे हैं। आप जरा ये देखें, ये जरा इसको रीड करते हैं। ये जो लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स इन द पाई बॉन्ड अट्रैक्टेड डाउन टुवर्ड्स द एक्स, कि पाई बॉन्ड जो है बेटा ये वाले, इसको एक्स अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि एक्स इज पॉजिटिव। और दूसरी चीज देखें, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है एक्स और वाई के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को भी।
ठीक है बेटा। तो आपने अब यहां से एक कॉन्सेप्ट आपके पास ये आना चाहिए। ये सिर्फ डायग्राम दिखाने का क्या मकसद है बेटा? डायग्राम दिखाने का ये मकसद है कि आपके जहन में ये इमेज आ जाए कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बड़े एक्सपोज होते हैं, ये कार्बन के न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, जिस तरह आप लोग आजकल बेटा हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, ठीक है, क्लासेस में नहीं आते, लेट आते हैं, इस तरह समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के कंट्रोल से बाहर हैं, इसलिए आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं। कौन से वाले बेटा ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बन, इनको देखें ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स तो दो कार्बन के न्यूक्लियाई के दरमियान बंद हुआ है, ये देखें, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्सपोज हुए हैं, जिसकी वजह से कोई भी पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ सकता है बेटा, इसलिए ये जो एक्स और वाई में जो स्लाइटली पॉजिटिव है वो उसके पास आ गया। अब बेटा इसका हम रिएक्शन करते हैं जी। रिएक्शन जरा देखिएगा कैसे होगा। रिएक्शन में आपको बल्कि यहां पर करके दिखाता हूं बेटा। पहले हम ले लेते हैं जी यहां पर ये इथीन, ये इथीन है जी हमारे पास, और इसका हम रिएक्शन करते हैं बेटा, बड़ा सिंपल सा मॉलिक्यूल लेते हैं HCl के साथ। चलिए रिएक्शन ये होगा कि बेटा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। आपको मैंने बताया ना, जो पाई बॉन्ड है ना, ये आप इसको ऐसे समझ लें कि ये एक अननेसेसरी बॉन्ड है। पाई बॉन्ड इज अननेसेसरी बॉन्ड। अननेसेसरी बॉन्ड का मतलब इसने टूटना है, और इसने किस में कन्वर्ट होना है? सिग्मा बॉन्ड में। तो इसलिए अब आप देखिएगा कि ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पर ले जाएं, Cl दूसरे कार्बन पर ले जाएं। ये बेटा अभी सिंगल स्टेप रिएक्शन कर रहा हूं, मैकेनिज्म नहीं है। आपने पाई बॉन्ड तोड़ दिया और इस मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया जी। ये देखिए, फिर पहले H बॉन्ड होगा या Cl बॉन्ड होगा? जी बेटा फिर पहले H बॉन्ड होगा या पहले Cl बॉन्ड होगा? बेटा मुझे समझ नहीं आई, जरा आप अपना क्वेश्चन रिफ्रेश करें। H मतलब बॉन्डिंग सबसे पहले किसकी होगी? वो तो मैकेनिज्म बेटा अभी बताऊंगा, अभी मैकेनिज्म बताऊंगा, अभी आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी को अटैच करते हैं। अभी ये रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन आपने किया। सिर्फ आपने ये शो किया है कि इस रिएक्शन में पाई बॉन्ड टूटा है और एक कार्बन पर H लगा दिया, दूसरे कार्बन पर Cl लगा दिया, बस। अब बॉन्डिंग पहले किसकी होगी? अभी बॉन्डिंग किसकी पहले होगी, ये मैकेनिज्म में आप देखेंगे कि पहले कौन जाकर अटैक करेगा। ये देखेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बेटा अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया ना, तो आपके 4 मार्क्स पक्के। ये 4 मार्क्स का मैकेनिज्म है। मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, इस चीज के मार्क्स हैं, इस चीज के मार्क्स हैं, इस चीज के मार्क्स हैं, बड़े ध्यान से समझना। मैकेनिज्म लिखने के लिए आप अल्कीन को ऐसे ही ड्रॉ करें, ठीक है बेटा, और HCl के मॉलिक्यूल को बेटा ऐसे ड्रॉ करें नीचे उसकी। आपको पता है ना कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हैं, जिस तरह भी हमने बेटा पढ़ा। तो इसलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ना नेगेटिव चार्ज, उसकी तरफ आप मॉलिक्यूल का H पॉजिटिव को आप पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ लेकर आए। Cl क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन से दूर भागेगा। पाई इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है तो Cl को आप नीचे की तरफ कर दें। तो पहला काम आपने ये करना है कि जो HCl का मॉलिक्यूल होगा, जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर आपने चार्जेस डालने हैं। हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव, Cl पर स्लाइटली नेगेटिव। रीजन क्या है कि Cl जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये आपने बेटा चार्जेस डाल दिए। अच्छा, ये चार्जेस अगर नहीं डालेंगे ना आप, स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव, तो आपके मार्क्स कटेंगे। इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डालने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए डाला है, बाद में मैं इसको रब कर दूंगा, ठीक है। अब देखें क्या होगा। अब आपने देखना है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, पहले आइडेंटिफाई करें। आपको पता है कि दो सेम एटम्स के दरमियान अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहां पर अल्कीन इज द न्यूक्लियोफाइल, ये बेटा आपका न्यूक्लियोफाइल है, NU लिख रहा हूं मैं। और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, ये स्लाइटली H पॉजिटिव, ये जो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। और आपको मैंने बताया है अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल करता है, किस पर, इलेक्ट्रोफाइल पर। तो ये करली एरो आपने ड्रॉ करना होगा पूरा, क्योंकि बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा,
ठीक है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है, पाई बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे आपको? 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ये है और एक ये है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली अटैक करेंगे हाइड्रोजन पर। क्यों अटैक करेंगे? आपको बता चुका हूं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कार्बन के न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं होते, वो मूव कर सकते हैं। तो अब बेटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया किसने? इस पाई बॉन्ड ने। तो हाइड्रोजन को अब बॉन्ड किसके साथ बनाना है? कार्बन के साथ बनाना है, जाहिर बात है। क्लोरीन से बॉन्ड तोड़ना है, तो बेटा यहां से बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा। और आपको पता है कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे टूटता है? हेट्रोलिटिकली। ये बॉन्ड जब इस तरह टूटेगा ना बेटा, यहां से H और Cl के दरमियान, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? क्लोरीन लेकर चला जाएगा। ये देखिए जो करली एरोज है बेटा, इनके बहुत मार्क्स हैं। इस करली एरो को अगर आप नहीं ड्रॉ करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस हाइड्रोजन पर हो रहा है, तो मार्क्स कटेंगे। इस एरो को अक्सर बच्चे ड्रॉ करना भूल जाते हैं बेटा। इस एरो को, ये जो मैंने दूसरा एरो ड्रॉ किया, इस एरो का क्या मतलब है? इस एरो का, ये एरो आपको क्या बता रहा है बेटा? ये एरो आपको ये बता रहा है कि बॉन्ड टूट गया है हाइड्रोजन और क्लोरीन का, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्लोरीन की तरफ चले गए हैं, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर ये बॉन्ड्स के साथ जो दो इलेक्ट्रॉन्स आपने हाईलाइट किए, इन्हें बनाना जरूरी है पेपर में? नहीं नहीं नहीं, इनको मैंने बता दिया, इनको आप ना बनाएं, इसके कोई मार्क्स नहीं है। करली एरो के मार्क्स हैं और चार्जेस के मार्क्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एट द एंड इसको मैं मिटा दूंगा। अच्छा बेटा आगे चलते हैं जी। अब होगा ये बेटा, इसको अच्छे तरीके से समझ लें। ये 4 मार्क्स हैं, आप समझ लें, आपके एग्जाम के 4 मार्क्स हैं ये देखिए बेटा, ये इथीन के साथ 2-2 हाइड्रोजन तो थे पहले से, अब एक नया हाइड्रोजन ऐड होने जा रहा है। आपकी मर्जी है बेटा, क्योंकि एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है कि आप अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को दरमियान से तोड़ें, कट करें, तो 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, आपकी मर्जी है इस हाइड्रोजन को कार्बन 1 पर ले जाएं या 2 पर ले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस मर्जी कार्बन पर ले जाएं। बट हम इस तरह करते हैं, इस हाइड्रोजन को कार्बन 2 पर ले जाते हैं। ये देखें जी, ये कार्बन 2 पर ले गए इसको, ये H। मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने अभी तक मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है, ये वाला, इसमें कार्बन 1 जो है वो इस टाइम कितने बॉन्ड बना रहा है जी? ये बता दें, कार्बन 1 कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 3 बॉन्ड बना रहे हैं बेटा। इसका चौथा इलेक्ट्रॉन किधर गया? कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है चौथा इलेक्ट्रॉन इसका किधर गया है? हाइड्रोजन के पास चला गया है भाई। इसकी वजह से लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ इस कार्बन के पास या नहीं? लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसके ऊपर मैं कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज डाल रहा हूं। इसका 1 मार्क है बेटा, इस कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज के डालने का 1 मार्क है। आप देखें, ये पाई बॉन्ड जो है ना, ये जो पाई बॉन्ड था बेटा, ये वाला, ये इधर चला गया और किस में कन्वर्ट हो गया? सिग्मा में कन्वर्ट हो गया या नहीं हो गया? सिंगल बॉन्ड में चला गया ना, तो सिग्मा में कन्वर्ट हो गया। आपको मैंने शुरू में कहा था कि पाई बॉन्ड एक अननेसेसरी बॉन्ड है, उसने टूटना है और उसने अपने आप को पाई में, सिग्मा में कन्वर्ट करना है। तो जिसकी वजह से कार्बन नंबर 1 का 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया था, हमने कार्बन 1 पर पॉजिटिव चार्ज डाल दिया है। ये क्रॉसेस में बेटा यहां से रब कर रहा हूं, ये मैकेनिज्म का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको वहां पर इस तरह के कोई काम नहीं बेटा। ये आपने जो मैं बेटा भी बता रहा हूँ, नाम रिएक्शन, नाम पहले रिएक्शन का इसका मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाए, फिर आप नाम बड़े आसानी से बता सकते हैं स्टेप नंबर 1 को देखकर। सिर्फ थोड़ा सा वेट करें। अच्छा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपने Cl को भी तो लिखना है ना। अभी Cl नेगेटिव आपने नहीं लिखा। Cl नेगेटिव हैविंग लोन पेयर, बेटा आदत अपनी ये बना लें कि जब भी नेगेटिव आयन डालें साथ में लोन पेयर लाजमी ड्रॉ करें। अगर कोई बच्चा इस तरह छोड़कर आ जाता है ना कि Cl नेगेटिव लिखता है, लोन पेयर ड्रॉ नहीं करता, उसके मार्क्स कटेंगे। बेटा लोन पेयर ड्रॉ करना मस्ट है आपके लिए। आपने शो करना है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ गए, तो एटलीस्ट 1 लोन पेयर आप लाजमी शो करेंगे। अब बेटा देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ना आपके पास इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये आपको बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए उसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको कार्बोकेटाइन बोलेंगे, और अभी कार्बोकेटाइन ही आपका इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है।
और Cl नेगेटिव यहां पर ऐसा क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। तो अब बेटा लोन पेयर, ये जो क्लोराइड है, ये अटैक करेगा किस पर, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर। अब अक्सर बच्चे यहां जो गलती करते हैं वो एरो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, जो कि गलत हो जाएगा। एरो आपने हमेशा स्टार्ट करना है फ्रॉम द लोन पेयर। और बेटा ये बताने के बावजूद बच्चे गलत करते हैं, बताने के बावजूद आप अपनी हैबिट बना लें कि एक तो जब भी नेगेटिव चार्ज किसी चीज के ऊपर डालें, मतलब OH नेगेटिव, हैबिट बना लें लोन पेयर लाजमी ड्रॉ करना है। और फिर जब भी आप उस नेगेटिव आयन से रिएक्शन करवाएंगे तो एरो आपने स्टार्ट करना है फ्रॉम द लोन पेयर, ना कि नेगेटिव चार्ज। अगर लोन पेयर से स्टार्ट करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव चार्ज से एरो स्टार्ट करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका प्रोडक्ट बन गया, ये देखें इधर, क्लोरोइथेन। बेटा ये आपके मार्क्स हैं, ये 4 मार्क्स का बेटा मैकेनिज्म है, 4 मार्क्स का। और 1 नंबर का नाम पूछता है, अभी नाम भी बताता हूं, लेकिन आप के उसके लिए क्या क्या नेसेसरी है, अब मैं ये एरोज मिटा रहा हूं। इसके अलावा बेटा आपने सब चीजें आपके मैकेनिज्म का हिस्सा है। ये एरो मैंने रब कर दिए, ये जो डॉट एंड क्रॉस मैंने ड्रॉ किया हुआ था ना, हाँ बेटा। अब इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपने एग्जाम में छोड़कर आनी है, सारी चीजें अब आप लिखेंगे। ये आपका कंप्लीट मैकेनिज्म है, कार्बन के ऊपर नंबर देने की भी जरूरत नहीं है। तो बेटा आपने ये एरो क्यों शो करने हैं कि बेसिकली ये एरो जो है ना, कंप्लीट एरो, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बता रहे होते हैं। एरोस क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, कि यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर रहे हैं और हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहां जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चले गए। और यहां पर जो सेकंड स्टेप में आपको एरो शो करना है वो ये शो करना है कि जो क्लोरीन के पास लोन पेयर था वो इस कार्बन के साथ आकर बॉन्ड बना रहा है और रिएक्शन यहां पर कंप्लीट हो गया। अब इस रिएक्शन का नाम देना है जी आपने। नाम देने के लिए आप फर्स्ट स्टेप को सिर्फ देखेंगे। फर्स्ट स्टेप ये है मैकेनिज्म का, देखें कौन किस पर अटैक कर रहा है जी, कौन किस पर अटैक कर रहा है। ठीक है, या ये मुझे बताएं कि फर्स्ट स्टेप में जो आपने रिएक्शन किया उसमें क्या चीज ऐड हो रही है, इस एल्कीन के अंदर क्या चीज ऐड हो रही है, क्या इलेक्ट्रोफाइल जी, इलेक्ट्रोफाइल बेटा ऐड हो रहा है। ये देखें H+ ऐड हो रहा है। तो इसलिए इस रिएक्शन का जो नाम होगा वो है, आप ये याद कर लें कि जब भी अल्कीन्स के रिएक्शन होंगे तो अल्कीन्स गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सिर्फ एडिशन नहीं लिखना बेटा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको बताना है कि अल्कीन अपने अंदर क्या चीज ऐड कर लेता है। अल्कीन अपने अंदर इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करता है। क्यों? क्योंकि अल्कीन इटसेल्फ सर जो मतलब पहले ऐड होगा उसके हिसाब से होगा, पहले ऐड होगा, बिल्कुल जो पहले ऐड होगा उस बेस पर नाम देंगे। पहले स्टेप में आप देखो क्या चीज ऐड हुई है सर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की नेचर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल है। इसलिए आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना। और आप ऐसे भी बेटा सोचो कि एल्कीन इटसेल्फ क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना। तो एल्कीन अपने अंदर क्या न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर सकता है? नहीं, नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेगा। तो बेटा ये लाइन आप इसको रट लें कि एल्कीन्स ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देना है। अभी बेटा हम सिर्फ उन रिएक्शंस के मैकेनिज्म करेंगे जो सिमेट्रिकल है, मैं भी अनसिमेट्रिकल पर नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल्स और करते हैं इसकी। अच्छा, हाँ मैंने आपको बेटा इसमें बेटा ये भी जरा देख लें, एक मॉडल साइज से भी आपको ये वही चीज है कि देखें इसके अंदर, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं। हाँ बेटा ये देखिएगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक कर रहे थे, इस एक्स के ऊपर, और ये इधर चला गया। यहां नीचे देखिए आपको नजर आएगा अब यहां पर कि एक्स इस कार्बन के साथ अटैच हो गया और ये जो दूसरा कार्बन था इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कार्बन एटम
एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? इस एक्स ने ले लिया है। और नेक्स्ट स्टेप में ये जो वाई नेगेटिव है ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो इसका जो ये बेटा आपने मैकेनिज्म याद करना है, ये बिल्कुल 100%। अगर इसको आप कॉपी कर लेते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देखें ये इसमें एल्कीन यहां न्यूक्लियोफाइल है, ये इस एक्स के ऊपर अटैक कर रहा है और एक्स और वाई में हेटेरोलिटिक फिशन हो रही है। नेक्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन आपने बनाना है, इस पॉजिटिव चार्ज के मार्क्स हैं, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और फिर आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर जी? इसके पीछे का आप पिक्चर ले लें, इसी को आपने बेटा फॉलो करना है। अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा तो वो इस मॉडल को बस ये आपने मैकेनिज्म लिख कर आना है अगर अल्कीन का मैकेनिज्म वो आपसे पूछता है। अब बेटा हम आगे फर्दर थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं इसी से रिलेटेड। अच्छा, अगर इस तरह कर देना बेटा तो आपको बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। अगर वो आपको इस तरह का अल्कीन दे दे, ये भी अल्कीन ही है ना बेटा, दिस इज साइक्लोहेक्सीन। ये क्या है? साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि 6 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्सीन। तो इसमें एडिशन कैसे होगी? आपको मैंने बताया कि जो पाई बॉन्ड है वो अननेसेसरी होता है, उसने टूटना है। तो यहां से पाई बॉन्ड टूटेगा और एक कार्बन पर हाइड्रोजन ले जाएं, दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन ले जाएं। मैकेनिज्म बेटा मैं आपको इसका कराता हूं, बिल्कुल वही मैकेनिज्म है, कोई डिफरेंस नहीं होगा इसमें। ये देखिएगा बेटा कि मैकेनिज्म में ये आपके पास जो साइक्लोहेक्सीन है और ये आपके पास जी HBr। देखें जब भी मैकेनिज्म लिखे ना तो चार्जेस का डालना मस्ट है, उसके बगैर आपको फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। चार्जेस डालेंगे, Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन इज स्लाइटली पॉजिटिव। और अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए आपको पता है न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है इलेक्ट्रोफाइल पर, और पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इसलिए मैं कंप्लीट एरो से बेटा शो कर रहा हूं, ये अटैक करेंगे हाइड्रोजन पर। अब हाइड्रोजन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूटना है, आप देख सकते हैं क्योंकि ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? ब्रोमीन। तो ये हेटेरोलिटिक फिशन है। जब भी बेटा आपके पास कोई पोलर बॉन्ड होगा ना, पोलर बॉन्ड जिस तरह ये HBr या HCl जिसमें स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव होगा, तो बॉन्ड वुड बी पोलर और उसमें जो फिशन होगी वो हेटेरोलिटिक होगी। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो रहा है। अब देखिए ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2, आपकी मर्जी है किसी भी एक कार्बन पर आप हाइड्रोजन ले जाएं। मैं समझाने के लिए यहां पर बेटा ये डाल रहा हूं, ठीक है, डॉट एंड क्रॉस, ताकि आपको पॉजिटिव चार्ज की रीजन समझ आ जाए। हाँ जी बेटा, ये बताएं कि यहां पर नेगेटिव चार्ज सॉरी पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज जी बेटा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आना चाहिए ना। ये जो मैं येलो कलर से शेड कर रहा हूं इस कार्बन पर, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? देखें जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के पास चला गया ऊपर, तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मैंने डाल दिया। सर स्केलेटल फॉर्मूला में वो हाइड्रोजन का एटम दिखाना जरूरी है? अब आप दिखाएंगे, क्योंकि मैकेनिज्म में आप दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे बेटा। वैसे तो स्केलेटल फॉर्मूला में हम नहीं करते, लेकिन अगर मैकेनिज्म वो देगा तो आपने लाजमी शो करना। अच्छा सर। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वही काम कि ब्रोमीन, ये जो ब्रोमाइड है, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफाइल। तो लोन पेयर से एरो स्टार्ट करके यहां ले जाएं और आपके पास बेटा यहां पर ये बन जाएगा इस तरीके से H और ये Br। बेटा ये आपने मैकेनिज्म इस तरीके से शो, देखें याद रखें कि आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना अल्कीन का, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है ना, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेटा हर रिएक्शन के ना मैकेनिज्म के कुछ पॉइंट्स याद कर लें। एक पॉइंट ये याद कर लें कि इसमें जो फिशन होगी वो कौन सी होगी? हेटेरोलिटिक होगी, फिशन वुड बी हेटेरोलिटिक।
दूसरा पॉइंट ये याद कर लें कि जो केटाइन बनेगा वो कार्बोकेटाइन लाजमी बनेगा इसमें। अगर आपने मैकेनिज्म लिखा और कार्बोकेटाइन नहीं बनाया तो इट मींस कि आप गलत कर रहे हैं। कार्बोकेटाइन लाजमी बनेगा, और बस ये 2 पॉइंट इसमें बेटा आपको हेल्प देंगे कि एक हेटेरोलिटिक फिशन है और एक कार्बोकेटाइन बनेगा इस मैकेनिज्म में। जी बेटा। ये आपने हाइड्रोजन के साथ दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्यों लगाए? बेटा हाइड्रोजन के साथ तो एक इलेक्ट्रॉन लगाया, ये देखें ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि पहले कार्बन के पास था लेकिन अब हाइड्रोजन के पास चला गया। एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का अपना ही है पहले से, ये वाला। ठीक है सर। एक मिनट, ये देखें ये इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास था, अब भी कार्बन के पास ही है, बस ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये असल में इस कार्बन का है। अच्छा बेटा अब मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल करा देता हूं। उसमें है जी ब्रोमीन की एग्जांपल है। बेटा ब्रोमीन के साथ भी एल्कीन रिएक्शन करेगा, लेकिन आपको बड़ी हैरानगी होगी कि आप कहेंगे ब्रोमीन के साथ अब क्या होगा। जी ब्रोमीन तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये देखिएगा जरा। सर ये जो कार्बन कार्बन क्या नाम होगा? बेटा जो भी हमने बनाया है। यस सर। इसका नाम होगा, ऐसे तो ये हमारा कंपाउंड था, अगर इसमें ब्रोमीन ना लगा होता इसको हमने कहना था साइक्लोहेक्सेन। इसको हम कहेंगे ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। लेकिन ये कंपाउंड्स जो हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, इसका बेटा नेमिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है? ठीक है बेटा, साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग नहीं है, लेकिन इसका नाम क्या होगा ब्रोमो, और बाकी आप साइक्लोहेक्सेन कह देंगे क्योंकि रिंग है साइक्लो और 6 कार्बन है तो हेक्सेन, ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। अच्छा बेटा अब नेक्स्ट रिएक्शन देखें, और ये भी एग्जाम में वो पूछता है आपसे क्योंकि इसमें एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। बेटा ब्रोमीन के साथ जब आप रिएक्शन करते हैं ना तो रिएक्शन तो सिंपल है, पाई बॉन्ड टूट जाएगा और हर कार्बन पर एक एक ब्रोमीन आकर लगेगी। लेकिन मैकेनिज्म के अंदर एक नई चीज आपको मिल रही है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमोइथेन। मैकेनिज्म देखिएगा, इसके मैकेनिज्म में आप ये देखें कि जो आपका ब्रोमीन है वो तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और हमने तो ये कहा है कि जो फिशन है हेटेरोलिटिक फिशन वो किस में होती है, हेटेरोटॉमिक में होती है। मैंने ये बात बेटा आपको बताई थी कि जो मॉलिक्यूल है ना हमारे पास हेटेरोटॉमिक, हेटेरोटॉमिक का मतलब है जो 2 डिफरेंट एटम से मिलकर बने होते हैं, जैसे HBr, जिस तरह HOH। इनमें जब भी बॉन्ड टूटेगा ना तो हेटेरोलिटिकली टूटेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके पास चले जाएंगे। लेकिन Br के केस में आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि Br तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये तो सेम एटम्स के दरमियान है एटम, ये बॉन्ड तो सेम एटम्स के दरमियान है, तो इसमें हेटेरोलिटिक फिशन कैसे पॉसिबल है? बेटा इसको समझने के लिए जरा सुने कि असल में तो ब्रोमीन इज अ नॉन पोलर, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, और कोई ब्रोमीन स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव नहीं है। लेकिन आपको बेटा जो मैंने अभी मॉडल दिखाया था थोड़ी देर पहले, उसमें आपने ये देखा था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने ज्यादा एक्सपोज थे, ये बात आपने नोट की थी? जी सर। अब बेटा वो जो पाई बॉन्ड हैं, वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इतने ज्यादा एक्सपोज हुए हैं यहां पर, ये इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्यन होगी। ठीक है जी, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स में और इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्यन होगी, और इस रिपल्यन की वजह से ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ये जो ब्रोमीन है उससे या इस पाई इलेक्ट्रॉन से अवे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे हो जाएंगे बेटा, क्योंकि इन्होंने रिपल्यन को मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज तभी कर सकते हैं जब ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस पाई इलेक्ट्रॉन से दूर होंगे। तो अब जरा देखें, ये जो ब्रोमीन, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये एक ब्रोमीन की तरफ ज्यादा हो गए हैं तो इट वुड बी स्लाइटली नेगेटिव, और दूसरे ब्रोमीन से थोड़ा सा अवे हो गए तो ये स्लाइटली पॉजिटिव।
जो ही बेटा ये बात गौर से सुने, जो ही आप इस इथीन के मॉलिक्यूल को यहां से रिमूव करेंगे, अगर मैं इस इथीन के मॉलिक्यूल को यहां से हटा दूं तो ये इलेक्ट्रॉन्स दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स दोबारा बेटा अपनी पोजीशन पर इस तरह सेंटर में आ जाएंगे। तो इथीन जो है उसका जो पाई बॉन्ड है वो असल में रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जो इथीन का पाई बॉन्ड है वो रिस्पॉन्सिबल है इस ब्रोमीन के अंदर डायपोल को प्रोड्यूस करवाने के लिए। इसको आप बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। ये जो ब्रोमीन है ये इंड्यूस्ड डायपोल है, इसमें डायपोल प्रोड्यूस हुआ है और किसने करवाया है? इथीन के पाई बॉन्ड ने करवाया है। तो इसलिए बेटा ये ब्रोमीन जो है ये उस वक्त तक पोलर बॉन्ड होगा जब तक कि ये इथीन के आसपास होगा, अदरवाइज ब्रोमीन के अंदर जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए और ये एग्जाम में वो आपसे पूछता भी है, 1 मार्क का क्वेश्चन है बेटा। तो आप बताएंगे कि ये इसमें इंड्यूस्ड पोलैरिटी डेवलप हुई है किसकी वजह से? ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे? कार्बन के। जो आपने वो होमोलिटिक फिशन वाला किया था उसमें अल्केन्स थे, एल्कीन्स थी उसमें? अल्कीन बेटा, अल्कीन की बात नहीं थी उसमें, तो अल्केन के साथ जो मॉलिक्यूल ऐड हो रहा होता है उसका मैं कह रहा था कि अल्केन्स के अंदर तो जितनी फिशन है वो होमोलिटिक है, लेकिन अल्कीन्स के केस में जितनी भी ब्रेकिंग होगी वो हेटेरोलिटिक होगी अल्कीन्स के केस में। और आगे डायपोल होके बन के लाजमी नहीं है कि हर दफा इंड्यूस्ड डायपोल, बाज दफा परमानेंट डायपोल भी होगा ना, जिस तरह भी हमने HCl के किया था। तो HCl के केस में तो वो ऑलरेडी पोलर है ना, वो तो पहले से बना हुआ। जी सर, मैंने कल के लिए पूछना था, कल तो जो रिएक्शन हम कर रहे थे वो एल्केन के कर रहे थे ना? जी, कल के जो रिएक्शन है बेटा उसमें तो सारी फिशन होमोलिटिक है। अल्केन्स के अंदर नो हेटेरोलिटिक फिशन, अल्केन्स के अंदर ऑल फिशंस आर होमोलिटिक। ये आप बात ये माइंड में आपका क्लियर होना चाहिए। अच्छा बेटा, अब देखिए, अब बिल्कुल वही मैकेनिज्म है जो भी हम पढ़ते हैं। अब ये बॉन्ड भी आपका पोलर बन गया और पोलर होने की रीजन आपने क्या बतानी है कि देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन द पाई इलेक्ट्रॉन एंड द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और इंड्यूस्ड पोलैरिटी। इंड्यूस्ड डायपोल इज द की टर्म, ये आप लाजमी यूज करेंगे। मैकेनिज्म वही होगा कि ये जो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है या ये जो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अटैक करेंगे ब्रोमीन पर। अब देखें, ब्रोमीन को जहरी बात है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो ब्रोमीन यहां से बॉन्ड तोड़ देगा, दूसरे ब्रोमीन के साथ बॉन्ड तोड़ेगा और बॉन्ड अब टूटेगा तो बॉन्ड हेटेरोलिटिकली टूटेगा क्योंकि ये बॉन्ड अब पोलर बन गया है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप एक ब्रोमीन को किसी भी कार्बन पर ले जाएं बेटा, कार्बन 1 या 2 पर, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं कि जब दरमियान से ब्रेक करें तो वो 2 इक्वल पार्ट में कट हो। तो आपके पास अब यहां पर ये ब्रोमीन आ गया इधर, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों है फिर सुन लें कि ये बेटा जो कार्बन 1 का इलेक्ट्रॉन था वो ब्रोमीन के पास चला गया, ये देखिए ये वाला, इसलिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और साथ में Br नेगेटिव विद लोन पेयर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो Br नेगेटिव है ये बेटा अटैक कर देगा किसके ऊपर? कार्बोकेटाइन के ऊपर और उसको स्टेबलाइज कर देगा। ये देखिएगा यहां पर ऐसे। सर समझ नहीं है सर, कार्बन 1 का इलेक्ट्रॉन किसके पास? ये देखें, ये पाई जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, इसने किस पर अटैक कर दिया? सर इसने Br पे अटैक किया। तो कार्बन 1 का जो ये पाई, ये जो कार्बन 1 का इलेक्ट्रॉन था ये कहां चला गया? इधर चला गया Br के पास या नहीं? सर ऊपर या नीचे? इस ब्रोमीन के साथ ना, ये जो ब्रोमीन है देखिए, मुझे ये बताएं इस ब्रोमीन का ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया बेटा, ये बता दो। ओ अच्छा। इस ब्रोमीन का ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से आया बेसिकली। तो इसलिए कार्बन पर पिछले जो मैकेनिज्म है वो भी तो ऐसी था बेटा, उसके अंदर भी तो आपने ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पाई बॉन्ड को आपने इसी तरीके से शिफ्ट किया। जी सर, समझ आ गई। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इस ब्रोमीन का कार्बन से बॉन्ड बना देना है, तो ये आपका मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया बेटा। ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बेटा इसके आने के चांसेस एग्जाम में मैक्सिमम होते हैं, तो इसको आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है। देखने में मैं आपको बताऊं बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब आप इसको करते हैं ना बेटा तो इसमें कोई ना कोई चीज आप लाजमी छोड़ देते हैं। बच्चे क्या करेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं डालेंगे तो मार्क्स कटेंगे बेटा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं डाला तो मार्क्स कट जाएंगे आपके।
अक्सर बच्चे, क्योंकि हम जब बेटा पेपर चेक करते हैं उसमें ये एरो नहीं डाला होता, अक्सर बच्चों ने ये जो बॉन्ड ब्रेक वाला होता है ना, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन पर जा रहे हैं, ये एरो मिसिंग होता है। फिर ये पॉजिटिव चार्ज बेटा मिसिंग होता है, इसका तो 1 मार्क होता है इस पूरे इस पॉजिटिव चार्ज का। और आखिरी मिस्टेक जो बच्चे कर जाते हैं कि जो एरो है वो नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट कर देते हैं, हालांकि लोन पेयर से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा बेटा, आज हमने ये किया है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मेरा ख्याल है कि जो दूसरा इसका पार्ट है ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, हमने आज सिर्फ वो रिएक्शन किए हैं कि जिसमें हम सिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन कर रहे हैं। अनसिमेट्रिकल वाला हम आज नहीं करेंगे वरना चीजें मिक्स हो जाएंगी। अनसिमेट्रिकल वाला हम कल की क्लास में करेंगे। अभी एक और एग्जांपल वाटर के साथ भी कर लेते हैं। ये आपके पास ये इथीन है, चलिए 2 कार्बन वाली फिलहाल रखते हैं। सर उसमें कैटलिस्ट यूज होता है ना? किसमें बेटा? सर जब H2 ऐड करते हैं उसमें। अरे H2 का तो मैंने अभी कराया। मेडिकल कैटलिस्ट वैसे ऐड करेंगे आप 230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी देंगे, प्रेशर भी देंगे। अभी मैं करवाने जा रहा हूँ हाइड्रोजन ऐड करा रहा नहीं, वाटर के साथ करवाने जा रहा हूँ। वाटर में बेटा कैटलिस्ट यूज होगा आपका। वाटर का जो स्टीम के साथ है, ये बेसिकली स्टीम के साथ रिएक्शन है एंड दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। H3PO4 एज अ कैटलिस्ट काम करेगा, या H2SO4 भी आप यूज कर सकते हैं कैटलिस्ट। 340 डिग्री सेल्सियस बेटा इसमें आप क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, ठीक है। और इसमें जो प्रेशर है वो भी हाई प्रेशर आप यूज करेंगे। और यहाँ रिएक्शन तो बेटा बड़ा सिंपल है, आपको पता है पाई बॉन्ड आपने तोड़ना है और वाटर के 2 कैटलिस्ट की जरूरत है क्या चीज बेटा? अरे और किसी के साथ जब रिएक्ट करता है तब उसके कैटलिस्ट की जरूरत होती है बेटा। जब और किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो कैटलिस्ट की जरूरत होती है बेटा। ब्रोमीन के साथ जरूरत नहीं होती, जो पिछला किया था। आगे जहां जहां कैटलिस्ट की जरूरत होगी मैं मेंशन करता जाऊंगा। अगर मैं मेंशन नहीं कर रहा तो इट मींस वहां पर कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा बेटा, वाटर के लिए ना आप ये बात याद रखिए कि वाटर के 2 पार्ट्स हैं, एक H और एक OH। वाटर को अगर H2O लिखेंगे तो आपको मुश्किल होगा थोड़ा। वाटर को आपने ऐसे लिखना है HOH करके। तो अब आप एक कार्बन पर H ले जाएं, दूसरे कार्बन पर OH ले जाएं, पाई बॉन्ड इसका बेटा तोड़ दें। ये भी मैकेनिज्म नहीं है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है बेटा। आपने ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके एक कार्बन पर H लगा दें, दूसरे कार्बन पर OH लगा दें, तो ये आपका अल्कोहल बन जाता है। जब भी अल्कीन में स्टीम ऐड करते हैं तो अल्कोहल बनता है। इसका मैकेनिज्म बेटा बिल्कुल वैसे ही होगा, कोई डिफरेंट नहीं। ये अल्कोहल बन जाएगा जी बेटा, ये अल्कोहल बन गया। अगर मैकेनिज्म वो आपसे पूछ ले तो आप उसी मैकेनिज्म को बेटा फॉलो कर लीजिएगा जो मैंने HCl का, HBr का या Br2 का करवाया है, ठीक है। तो मेरा ख्याल में ये आप खुद कर सकते हैं, मुझे अब करने की जरूरत नहीं है इसमें। अच्छा बेटा, अब आपका काम क्या है, अपना जरा काम भी सुन लें। मैं आप लोगों को ये काम दे रहा हूं कि इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी आपको स्ट्रक्चरल क्वेश्चन बेटा मैं भी सेंड कर दूंगा खुद, ठीक है। स्ट्रक्चरल क्वेश्चन अलग है। आपने इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो MCQs हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके आप किधर है? 40 MCQs करने हैं। और बेटा आप लोगों ने बेटा आप लोगों ने बुकलेट्स जो ली हैं उसकी बात कर रहा हूँ। MH के पास नहीं है, वो MH फोटोकॉपी से जाकर F10 में या कहीं अगर दूर रहता है तो बहरिया टाउन में फेज 7 में, वहां से इसकी ये बुक ले ले। और इसमें जो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके फर्स्ट 40 MCQs आप लोगों ने बेटा सॉल्व करनी है, ठीक है। जो टॉपिकल वगैरह? जी बेटा टॉपिकल है, MCQs की बात कर रहा हूँ। तो MCQs की है सर? जी MCQs की स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मैं खुद सेंड करूंगा आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप। ओके तो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। और बेटा जो स्ट्रक्चरल क्वेश्चन है वो मैं आज आपको ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के भी क्लास के बाद आप लोगों को बेटा दोबारा सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह